नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संसदीय कार्यवाही। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकसभा देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। रीजन क्या है, इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। हाँ, और गठबंधन की सरकार ने जो है केंद्र में अपना पक्ष रखा है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस पीडीएफ में मतलब ये जो है, जो लोकसभा वाला वीडियो था उसमें अब तक लोकसभा से विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बने तो वो सारे वन लाइनर उसमें हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आज जो हम अब देखने जा रहे हैं वो है संसदीय कार्यवाही। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक किसे कहते हैं? यह जो विधेयक होता है ये एक विधायी प्रस्ताव जो संसद के सदन के समक्ष रखा जाता है। जरूरी नहीं है ये जो विधेयक है वह लोकसभा में ही रखा जाए, पर लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री, गैर मंत्री कोई भी अपना विधेयक रख सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं? मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए विधेयक सरकारी और गैर मंत्री सदस्यों द्वारा शुरू किए गए विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अब है, लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? यानी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आपको कम से कम 50 सदस्य आपके पास होने चाहिए। ऐसा समझिए 10% सदस्य आपके पास होने चाहिए जो आपका समर्थन करे कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले आपको अध्यक्ष को इंफॉर्मेशन देनी रहती है। संसद को अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके तहत प्राप्त होती है? यानी संसद के जो नियम होंगे वो संसद बनाएगी। उसकी कार्यवाही कैसे चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, किस समय चलेगी, यह शक्ति जो है संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 118 के अंतर्गत ये आप देखेंगे वर्णित है। अब उसके आगे देखते हैं लोकसभा। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ना कि कोई एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। बात ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्री परिषद के थ्रू लाया जाता है और यह विपक्षी पार्टी लाती है। इसके लिए लाती है जो केंद्र में सरकार होती है उसके प्रति लाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? संबंधित सरकार के द्वारा लाया जाता है। जैसे वर्तमान में अभी देखेंगे आप एनडीए की सरकार है केंद्र में, किसकी? एनडीए की, बीजेपी की नहीं है, याद रखिएगा एनडीए की है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, उन्होंने दो पार्टियों का समर्थन लिया था, तो ये एनडीए की सरकार का पूरा गठबंधन था। एनडीए सरकार बनी थी, केंद्र में बनी है। अब जो इंडिया सरकार आई थी या जो विपक्ष में लोग बैठे हैं तो वो सरकार के यानी कि एनडीए सरकार के खिलाफ क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना होगा तो वो लाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था? तो मोरारजी देसाई 1978 में ऐसा हुआ था कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जो आया था वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विरुद्ध बोलना चाहिए, विरुद्ध आया था। देखिए, हम जो बोलेंगे हम एग्जाम में अपने मेंस में वही लिखेंगे, तो हमें जब भी हम पढ़ते रहें या कुछ बोलते रहें तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो कि तार्किक रूप से आपके द्वारा लिखे गए जो भी मेंस होगी या मुख्य परीक्षा हो रही होगी उसमें वो वैलिड हो, उसमें वो वैध हो। अगर आप ऐसे फ्लो में गलत शब्दों का यूज करने लगेंगे तो आपकी लिखावट में वो जो है, जो एक लचीलापन है वो दिखने लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, लोकसभा में अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है? तो 27 बार आ चुका है। ये संख्या बढ़ती घटती रहती, मतलब बढ़ेगी। मेरे ख्याल से 29 बार हो चुका है अब तक। एक मिनट रुकिए। हम्म सर्वप्रथम
ऐसे नेता या प्रधानमंत्री जिन्हें संसद में अविश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था वो थे चौधरी चरण सिंह, जो 1979 में था। प्रस्ताव पर विचार से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे नेता जिन्हें विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था वो थे वीपी सिंह 1990 में एवं एच डी देवगौड़ा साहब थे 1990 में। इन्होंने जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके विरुद्ध लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। बात ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम जेबी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? कब लाया जाता है? कब लाया जाता है? प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ होने में एवं प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार द्वारा उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक सदन में लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब क्या होता है? जब साल का पहला सत्र होता है, यानी प्रथम सत्र में ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और फिर आपका जब नई सरकार चुनी, जैसे 23 जुलाई को नई सरकार चुन के आई हुई थी, तब ये जो है धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो यह समझा जाता है कि जो केंद्र में सरकार बना रही है उसके पास बहुमत नहीं है। अब है कि मूल प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति व हटाने का प्रस्ताव। पीठासीन अधिकारी जैसे आप देखेंगे अध्यक्ष होते हैं, या आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव में जो ये यहाँ पर न्यायपालिका के लोग भी आ जाते हैं। अब है स्थानापन्न प्रस्ताव, इसे कहते हैं। मूल प्रस्ताव से पूर्व उनके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव कौन कौन से हैं होते हैं? वो होते हैं नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, प्रतीक कटौती तथा कंगारू कटौती होती है। बात ध्यान रखिएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनकी चर्चा आर्टिकल 110 में की गई हो। देखिए, ये बड़ा सर्कल आप मान लीजिए वित्त विधेयक का, ठीक है, और छोटा सर्कल आप मान लीजिए धन विधेयक का। तो आप देखेंगे जो वित्त विधेयक है, ये जो वित्त विधेयक है ये तो धन विधेयक में आ रहा है, लेकिन ये जो धन विधेयक है ये वित्त विधेयक के भाग में नहीं आ रहा है। बात ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे गोला बना के अपने पास नोट्स में लिख लीजिए कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनकी चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसको जो ये गंदा हो रखा है इसको हम रफ करेंगे। अब आगे देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर यहाँ किया गया है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना मेंस लिखेंगे तो वहाँ आपको जब डिफरेंट पूछेगा ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल विधेयक और करते हैं वित्तीय मतलब कि मनी बिल, तो फिर वहाँ पास आपको वो करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों में रखे जाते हैं, ठीक है। ये जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में भेजा जाता है। जो साधारण विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक होता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है सिर्फ मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। तीसरा, ये जब आप साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्वानुमति मतलब राष्ट्रपति की पहले से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती तब धन विधेयक लाया जाता है। इसे जो साधारण विधेयक होता है इसे राज्यसभा में 6 माह तक रोका जा सकता है, लेकिन जब वही धन विधेयक देखेंगे इसको मात्र 14 दिन के लिए रोका जा सकता है, अपने आप फिर ये पारित हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि दोनों सदनों की सहमति असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यानी कि मान लीजिए साधारण विधेयक में मान लीजिए दोनों सदन जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बन पा रही, तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? इसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा।
लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक में आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, ये जो है पास करना ही होता है, पैसे का मामला होता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है उसे आर्टिकल 111 की को यूज करके राष्ट्रपति क्या कहेगा कि इसको वापस ले जाइए, इसमें कुछ संशोधन करके या कुछ फिर से विचार करके वापस ले आए। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता। धन विधेयक में ऐसा क्यों नहीं होता? धन विधेयक को पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति की ली जाती है। राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी धन विधेयक संसद में लाया जाता है। अब जब एक बार राष्ट्रपति ने धन विधेयक के लिए आप देखेंगे कि उन्होंने अनुमति दे दी है, दोबारा क्यों रोकेंगे? तो ऐसे डिफरेंट करके इसको समझिए रहिएगा। अब है साधारण विधेयक को राज्यसभा भेजने हेतु लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है। और यहाँ देखेंगे क्या होता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पूर्व लोकसभा का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है कि लोकसभा से पास हुआ है कि नहीं, क्योंकि राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। अब है वित्त विधेयक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए? तो वित्त विधेयक को 75 दिनों के अंदर प्रभावी हो जाना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष प्रस्ताव यानी कि जो आप देखते हैं विशेष प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है, आप देखेंगे लोकसभा में लाया जाता है। संसद के एक सत्र में कई बैठक हो सकती है, जाहिर बात है 2 मिनिमम होनी चाहिए। संसद में 2 वर्ष भर में 2 तो एकदम मैंडेटरी, 2 तो होनी ही चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 2024 में देखेंगे आप 3 बैठक हुई थी। पहली हुई थी आप देखेंगे बजट पे, फिर ग्रीष्मकालीन हुई थी, फिर आप देखेंगे एक विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे आप शीतकालीन हुई थी। जो विशेष सत्र लाया गया था उसी में देखिए नारी शक्ति वंदना विधेयक पास हुआ था, आपको याद होगा, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। तो आप जानते हैं कि संविधान में वर्णित है कि 2 सत्र तो बुलाना ही बुलाना है, आप उससे ज्यादा कितने भी बुला सकते हैं। अब है स्थगन। स्थगन मतलब क्या होता है? इसमें केवल एक बैठक की समाप्ति होती है। जैसे मान लीजिए आज की कोई बैठक हो रही है और इसको स्थगन कर दिया जा रहा है, यानी कि एक बैठक जो आज की होने वाली है वही स्थगित हुई है। फिर उसके बाद आएगा सत्रावसान। यह जो होता है यह सदन के एक सत्र को समाप्त करता है। क्या करता है? सदन के एक सत्र को समाप्त करता है। और विघटन क्या होता है? यह संसद की जीवन काल की समाप्त घोषित किया जाता है, अर्थात यह भंग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है? संसद का विघटन हो जाता है, नई सरकार बनेगी उसके लिए किया जाता है। अब है संसद की विधायी प्रक्रिया। साधारण विधेयक के संबंध में देख ले क्या है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। तीनों अंग कौन है संसद के? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह विधेयक यानी बिल कहलाता है। यानी कि आप खुद ही सोचिए ना, आप तो किसी दुकानदार से कुछ लेंगे, मतलब आपने कोई काम किया तो आप उसका बिल लगाते हैं ना पापा के पास अपने कि हमने ये चीज़ खरीदा है, अब मुझे इस चीज़ की स्वीकृति के लिए ये बिल देख लीजिए, मैंने बुक के लिए बिल खरीदा, तो आप बिल लगाते हैं यानी कि विधेयक लगाते हैं। तथा जब यह विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो यह अधिनियम कहलाता है। तो आप क्या करते हैं? पापा जब आपको उसको देखते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने इतने की बुक ली, इतने का ये लिया, पेन लिया, ठीक है, आप उसको लिया, उस पर साइन किया पापा ने कि हाँ ये सही है, ये लो तुमको मैं इतना रुपए दे रहा हूँ, तो क्या हुआ? वो पैसा आपको वापस मिल गया, तो क्या कहलाएगा? वो अधिनियम कहलाएगा। अब इस पैसे का मेरे अंतर्गत जो भी अब मैं खर्च करूँ इसका नियम मैं बनाऊंगा, तो वो अधिनियम कहलाता है कि ये मेरे अधीन आ गया, ये पैसा मेरे अधीन आ गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी साधारण विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। कितने होते हैं? किसी जब साधारण विधेयक पेश किया जाता है उसमें 3 बार में पेश किया जाता है। पहले वाचन को सिर्फ बिल पेश किया, पहले में क्या होता है? पहले वाचन में कि हमने बिल पेश कर दिया। दूसरे वाचन में क्या होता है? सदन द्वारा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाता है। यह विधेयक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा सकता है तथा जनमत के लिए रखा जाता है। यह वाचन में विधेयक की विस्तृत चर्चा व समीक्षा होती है। अब आता है तृतीय वाचन, यानी जो मेन काम होता है आप देखेंगे द्वितीय वाचन में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 वाचन होते हैं विधेयक पास कराने के। प्रथम में सिर्फ बिल रखा जाता है, द्वितीय में सारा कार्यक्रम होता है, जनता में रखा जाता है, संयुक्त समिति को दिया जाता है,
समितियां, इसमें बहस होती, चर्चा, ये सब कुछ होता है। और तीसरे वाचन में क्या होता है, इसमें विधेयक को केवल स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है, संशोधन नहीं होता है। कभी मान लीजिए लिख दिए कि तृतीय वाचन में संशोधन होता है, तो नहीं, तृतीय वाचन में संशोधन नहीं होता है। जो कुछ भी होना है वो द्वितीय वाचन में होता है। अब है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक की परिभाषा आप देखेंगे अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक 117 में आ जाता है। अब है किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक संबंधित है, वह देखेंगे अनुच्छेद 117(1) और 117(3) है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे धन विधेयक और वित्त विधेयक का कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के प्रश्न भी पूछते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 109 में दिया गया है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। धन विधेयक से संबंधित विषय अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों के साथ अन्य मामले भी उल्लेख होते हैं। अब है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जो धन विधेयक होता है वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वो लोकसभा में पेश होता है। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वह राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। आपको पता है, हमने पहले बताया है कि राष्ट्रपति से पहले पूछा जाता है, वह अनुमति दे देते हैं, तब लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति दोबारा उसको विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही इस पर विचार कर चुका होता है, अपनी अनुमति दे देता है, तब यह लोकसभा में पेश किया जाता है। लेकिन साधारण जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आ चुका है? अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आ गया। संयुक्त अधिवेशन कब आता है? जब दोनों सदनों ने लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर सहमति न बन रही हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहला था दहेज प्रतिषेध विधेयक जो 1961 में लाया गया था। फिर था बैंकिंग सेवा विधेयक जो 1978 में लाया गया था। फिर है आतंकवाद निरोध विधेयक जो सन 2002 में लाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, अब तक 3 बार विधेयक लाए गए हैं और तीनों विधेयक में सबसे पहले दहेज है, बैंकिंग और आतंकवाद है। पहले हम दहेज लेंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे और फिर उससे आए हुए पैसे से कोई गलत इस्तेमाल ना हो पाए, तो ये आतंकवाद से एक क्रम बैठा लीजिएगा, इससे आपको मैचिंग कराने में आसानी। क्योंकि आजकल जो प्रश्न का ट्रेंड मैं देख रहा हूँ और इसमें मैं खुद काम अप कर रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि अब प्रश्न वैसे डायरेक्ट नहीं बन रहे हैं। अब एक प्रश्न में 4 प्रश्न, कोई परीक्षा उठाइए, आपको एक प्रश्न इधर देंगे, 4 प्रश्न इधर दे देंगे, 4 इधर देंगे, कहेंगे मैच कराइए, इसका क्रम लगाइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाइए। तो ऐसे में जो ना, अब आपको एक मतलब कि स्टडी में फैक्ट नहीं जानना है, अब आपको एक गहन स्टडी करनी है, मतलब अब क्रमबद्ध गहन। जैसे कि मेरे गुरु हैं मणिकांत सर, वो ऐसा बोलते हैं कि आपको हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए। आपको सतही नॉलेज तो होनी ही चाहिए किसी भी टॉपिक की, आपको उसकी जो है वो गहराई भी पता होनी चाहिए कि ये कितना गहरा है। तो आपको पॉलिटी में पहले क्या होता है, लोग आर्टिकल से आते हैं, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं आते हैं, 2-4 प्रश्न उससे भी आएंगे, लेकिन अधिकतर प्रश्न आप ऐसे बन रहे हैं जो आपको मैचिंग कर, तब आप कहेंगे कि इसको क्रमवार लगाइए, सन वाइज लगाइए। तो ऐसे में क्या होता है, आपको पूरे क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी तब याद होगी जब आप सब्जेक्ट को डीप में पहचाने हों, तो इसीलिए ये हो गया। अब पता नहीं क्यों आयोग ऐसा प्रश्न बना रहा है कि वो चाहता है मुझे हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी वाले बच्चे मिल जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पीएचडी भी इंसान एक ही सब्जेक्ट से करता है। लेकिन आयोग को ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आयोग पता नहीं क्या नशे करके बैठा है। अब देखते हैं आगे, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि बिहार वाले में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अरे मान लो यार बात, ऐसा ऐसा भी क्या हो जाएगा, तुमने ऑलरेडी इससे पहले भी तो कई बार तुमने परीक्षा कराई है, 2 साल पहले भी तो तुमने कराई थी। मानो तुमसे गलती हुई है, तुम अपने ही पटना में ही तुम कहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, पेपर नहीं पहुंचा पा रहे हो, फिर बच्चों से बोल रहे हो कि 4 घंटे पहले से आके बैठना है सेंटर पे। तुम बच्चों को पहले बुलाओ, फिर कह रहे हो जब लेट हो गया, कह रहे हो हम बच्चों को एक्स्ट्रा समय। अरे तो बच्चे लेट हो जाते तुम एक्स्ट्रा समय देते नहीं? देते ना। इसीलिए मुझे लगता है कि धांधली हुई है, मुझे ये लगता है धांधली हुई है। खैर, उस पर कार्रवाई हो रही है, जल्दी ही बच्चों के
पक्ष में डिसीजन आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार को चुप जाने में कोई तकलीफ होनी चाहिए। सरकार को भी ये बताना चाहिए कि लोकतंत्र है, यहाँ सरकार की कोई हार नहीं, लोकतंत्र की जीत होगी, बस इतनी सी बात है। चलिए, किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या ना देना अथवा पुनर्विचार के लिए लौटा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 111। यानी कि राष्ट्रपति 111 यूज करेगा, कहेगा मैं ही हूं, बस मुझे सही लगेगा, ठीक नहीं, आओ वापस लेके आओ विधेयक को चेंजेस करके। चलिए, अब अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करते हुए इन विषयों पर आप देखेंगे, इन विषयों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो धन विधेयक में किस किस चीज का प्रावधान किया गया है? किसी कर का अध्यारोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, यानी कि विनिमय, मतलब किसी प्रकार का कर अगर ले रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर में कमी कर रहे हैं, कर बढ़ा रहे हैं, कर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब किसमें आएगा? ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार का विनिमय, यानी जो केंद्र सरकार ने उधार लिया है उसको कैसे कुछ उसके लिए चेंजेस के कुछ उसका जो निगमन होना है, उसको रेगुलेट करना है, वो कैसे होगा, ये भी सब आप देखेंगे धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अब है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, धन जमा करना या उसे धन निकालना। संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा या व्यय की राशि में वृद्धि, मतलब कि जो भारत की संचित निधि है, सपोज करिए, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको सैलरी भारत की संचित निधि से मिलती है, ठीक है। अब हमें हाई कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाना है, तो उस सैलरी बढ़ाने के लिए संसद में पहले प्रस्ताव आएगा। और वो प्रस्ताव कैसे आएगा? वह धन विधेयक के माध्यम से आएगा, क्योंकि जो सैलरी बढ़ेगी या घटेगी तो वह किसके ऊपर प्रभाव डालेगी? वह प्रभाव डालेगी भारत की संचित निधि पर। तो संचित निधि से कुछ भी अगर इधर हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, वह जो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी कि प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, और 12 बजे के बाद आप देखेंगे शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है 1 घंटे के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है कि शून्यकाल किस देश की देन है? तो यह भारत ने खुद से ही इस चीज पर वर्क किया है, खुद का ही नवाचार लाया है। और ये कब से प्रारंभ है? ये 1962 से प्रारंभ है, यानी कि जब तीसरा हमारा वो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसके बाद ही प्रारंभ हुआ था। लोकसभा में किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृति प्रश्न की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो तारांकिक प्रश्न की संख्या 20 होती है और अतारांकिक प्रश्न की अधिकतम संख्या 230 होती है। नीतिगत कटौती में कितने रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है? तो 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रतीक कटौती में कितनी कटौती की जाती है? प्रतीक के रूप में 100 रुपए की कटौती कर दी जाती है। देखते हैं थोड़ा सा साइड वाले प्रश्न। हम्म ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो ध्यान को आकर्षित प्रस्ताव जो होता है वो लोक महत्व के प्रश्न पर जब किसी मंत्री या संसद सदस्य से प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम यह 1954 में हुआ था, और जब मणिपुर का केस चल रहा था तब भी ये चीज किया गया था। अब है विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये तब लाया जाता है जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छुपाने या गलत तथ्य देने पर सदन द्वारा इसे विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है। जब कोई मंत्री, इसलिए देखिए ना, जब कोई मंत्री भाषण देता है संसद में, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब वो संसद में खड़े होकर बोलता है ना, तो उसको हर चीज बताना पड़ता है और सही सही चीज बतानी पड़ती है। कुछ भी गलत है तो सही तब भी सही से बताना। अगर वो झूठ बोलता है तो विशेषाधिकार का हनन होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब निंदा प्रस्ताव कब और कहाँ लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव कब और कहाँ लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव
लोकसभा में सरकार की नीतियों या कार्यों के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जैसे कि मणिपुर का जब केस चल रहा था तब वहां पास ये लाया गया था। काम रोको या स्थगन प्रस्ताव किस कारण से लाया जाता है? अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार के लिए संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी भी सदन में। लेकिन वर्तमान में ऐसे करता है वो दिन ही पूरा स्थगित कर दिया जाता है। तो विशेषाधिकार जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो आ ही नहीं पाता है, तो चर्चा कहाँ से होगी? इस अब जो सत्र हो रहे हैं ना वो मनोरंजन के सत्र बनते चले जा रहे हैं। विपक्ष कुछ पूछ रहा है, सरकार उस पे जवाब ना देके कोई और मुद्दा ला देती है। फिर उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो केंद्र की सरकार कुछ ऐसा बोल देती है जो विपक्ष को मौका मिल जाता है। समझ नहीं आ रहा है, जो लोक महत्व के विषय हैं उस पे बात ही नहीं हो पाती है। पता नहीं सरकार ऐसा चाह रही है कि नहीं चाह रही है। इतना बड़ा मणिपुर के ऊपर पूरा देश दुखी था वहाँ के देख के माहौल को, कोई बात ही नहीं हुई। राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री साहब एक बार आए थे सदन में और एक शब्द मणिपुर बोला था, बस उसके बाद सब गायब है। अब है विधेयक से संबंधित प्रावधान। एक तरफ साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक 2 है और संविधान संशोधन विधेयक है। तो जो तुलनात्मक अध्ययन यहाँ किया गया है, तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति किस में ली जाती है? तो देखेंगे आप, राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लेते हैं हम धन विधेयक में ले लेते हैं और वित्त विधेयक 1 यानी 117 एक वाले को ले लेते हैं। बाकी साधारण विधेयक, वित्त विधेयक 2 और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की पहले की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। फिर है सदन में पेश किया जा सकता है कहीं भी। सिर्फ जो 110 और 117 एक में लिखा गया उसके लिए सिर्फ लोकसभा है। और है बहुमत की आवश्यकता कहाँ होती है? तो साधारण विधेयक में होती है, साधारण बहुमत, साधारण। लेकिन जो आप यहाँ पर देखेंगे संविधान संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे ही राज्यसभा में पेश करने का जो नियम है वो देख सकते हैं। अब आ जा रहा है बजट। तो इस तरह के हमने जो संसदीय कार्यवाही थी उसको पूरा देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? हम देखेंगे बजट से प्रारंभ करेंगे कि बजट से ही हम प्रारंभ करेंगे। 112 में, आर्टिकल 112 में है बजट शब्द नहीं यूज है, वहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तो ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बजट से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।